हम कर रहे हैं बात सेक्शन 194I TDS ऑन रेंट। तो हम देखेंगे कि रेंट पे TDS कब कटेगा, कौन काटेगा और किसका TDS कटेगा। जो TDS काटता है उसको बोलते हैं डिडक्टर और जिसका TDS कटता है उसको बोलते हैं डिडक्टी। तो हमारे को इसमें डिडक्टर कौन है? डिडक्टर है टेनेंट जो पेयर है, और जो डिडक्टी है वो है ऑनर जो है पेई। अब है डिडक्टर कौन होगा? डिडक्टर वो कोई भी पर्सन, कोई कंपनी, LLB फर्म, कोई भी डिडक्टर हो सकता है। तो डिडक्टर कौन हो सकता है? एनी पर्सन। लेकिन अगर TDS मतलब अगर जो टेनेंट है, अगर कोई भी पर्सन है, कोई पर्सन, कंपनी, LLP फर्म, कुछ भी हो, वो TDS काटेगा। अगर टेनेंट जो है वो अगर इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है या HUF है, हर इंडिविजुअल हर HUF TDS नहीं काट सकता। इंडिविजुअल HUF के केस में TDS तभी कटेगा अगर ये बिजनेस कर रहे हैं, और इनकी जो टर्नओवर है, जो इनकी बिजनेस की जो टर्नओवर है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में हम खड़े हैं, मतलब अगर हम प्रीवियस ईयर 2021-22 की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि पिछले प्रीसीडिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो है 2020-2021, इस साल में पिछले साल का टर्नओवर देखेंगे वो 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो TDS काट सकते हैं। अगर वो किसी प्रोफेशन में है, तब उनकी ग्रोस रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो TDS काट सकते हैं। कब होना चाहिए? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ये है आपका डिडक्टर जो TDS काटेगा। फिर आता है कि डिडक्टी कौन होगा? डिडक्टी जो है वो होगा रेजिडेंट। जो पर्सन रेजिडेंट है इंडिया में उसका TDS कटेगा। जो रेजिडेंट है इंडिया में इसका TDS कटेगा। ठीक है, ये इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, कुछ कोई भी हो सकता है, जो रेजिडेंट इंडिया में है उसका TDS काटेगा। राइट, तो ये है इसका डिडक्टर और डिडक्टी। अब बात करते हैं हम रेंट की। कितने रेंट पे कटेगा, कि अमाउंट की लिमिट क्या है, कितनी अमाउंट पे TDS कटेगा। राइट, अगर फाइनेंशियल ईयर में, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 21-22 है, तो इस साल में जो रेंट है, अगर रेंट की अमाउंट तो देखते हैं रेंट कटेगा किस पे। रेंट, अगर कोई बिल्डिंग ली है, कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है, बिल्डिंग ली हो, फर्नीचर हो, ठीक है, कोई भी लैंड ली हो, ठीक है, कोई भी फर्नीचर एंड फिटिंग आ गया, लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये आते हैं जिन पे रेंट कटता है। ठीक है, इसमें अगर आप बात करो, जैसे वेयर हाउस भी आ गए ना, वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस भी इसमें आ गए। ये हो गया रेंट के लिए ये सब इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, ये मीन्स नहीं इंक्लूड है, इसमें और भी इंक्लूड हो सकते हैं। अब जो रेंट है उसके बाद है TDS का जो रेट रहेगा। TDS का जो रेट है वो नॉर्मली जो TDS का रेट है रेंट के केस में वो होगा आपका 10%। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन नॉर्मली जो इसमें TDS की रेट है वो है 10%। लेकिन जैसे ही प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे दिया जाएगा तब रेट लगेगी 2%। राइट, ये है TDS का रेट। राइट, और कितनी अमाउंट पे लगेगा? इसमें अमाउंट का कुछ लिमिट है, मिनिमम अमाउंट पे। अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में जो रेंट है, अगर वो 2,40,000 से ज़्यादा होगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तभी इस पे TDS कटेगा। अगर एग्जैक्ट 2,40,000 है तो TDS नहीं कटेगा, अगर 2,40,000 से कम है तो TDS नहीं कटेगा। तो हम इस पे अब थोड़ा सा इसको डिटेल में करेंगे। ये 2,40,000 का जो ये कहानी है, इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे।
जैसे अगर किसी पर्सन है, अगर किसी पर्सन ने एक तो लिया है बिल्डिंग एंड फर्नीचर रेंट पे लिया है, वो लिया है 20,000 पर मंथ, और प्लांट एंड मशीनरी भी रेंट पे लिया है, ठीक है, वो लिया है 20,000 पर मंथ। कब से लिया है उसने? 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने रेंट पे लिया। तो पूरे 12 महीने हो गए, क्योंकि हमारा प्रीवियस कब एंड होगा? 31 मार्च 2022। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो है इन्होंने पूरा साल इन्होंने बिल्डिंग और फर्नीचर और प्लांट मशीनरी रेंट पे लिया। तो अब हम देखेंगे कि जो ये अमाउंट है ये कितनी हो गई? ये हो गई 40,000, 12 महीने का 4,80,000, मतलब ये 2,40,000 से ज़्यादा है। तो इस पे TDS कटेगा, इस पे TDS कटेगा। लेकिन अब कटेगा कैसे? जो ये है बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये हो गया 2,40,000, इस पे TDS कटेगा 10% की रेट पे, जो आपका बिल्डिंग एंड फर्नीचर है। इस पे TDS की रेट रहेगी 10%। जो प्लांट एंड मशीनरी है उस पे रेट रहेगी 2%। कहने का मतलब क्या है कि रेट जो है वो अलग अलग है, लेकिन जब हम अमाउंट देखेंगे ना 2,40,000 वाला, जब हम ये देखेंगे तो सबका जो भी रेंट पे लिया है वो इंक्लूड करके देखा जाएगा कि सब इंक्लूड करके कितना बन रहा है। ये टोटल इंक्लूड करके दोनों का 2,40,000 से ज़्यादा बन रहा है, तो मतलब इस पे TDS कटेगा। लेकिन जब TDS लगाने की बात आएगी, रेट की बात, तो अकॉर्डिंग टू क्या रेंट पे दिया है, प्लांट एंड मशीनरी पे 2%, बिल्डिंग और फर्नीचर है तो 10% के हिसाब से TDS लगेगा। सपोज़ कीजिए कि जो TDS अभी इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूँ कि सेम यही है 20,000 दिया जा रहा है, ये 1 अप्रैल से ना होकर 1 सितंबर से है। क्वेश्चन आता है कि अगर 1 सितंबर से रेंट पे दिया है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 मंथ्स पे, ये टोटल आपके 7 मंथ्स हो गए, ठीक है। जब भी हम TDS लगाएंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि इस हिसाब से तो इनका 4,80,000 बन रहा है साल का, अगर हम देखेंगे पर मंथ टोटल साल का। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि एक हमने चीज़ पढ़ते हैं TDS के केस में कि TDS कब डिडक्ट होगा, ठीक है। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होता है TDS का? टाइम ऑफ डिडक्शन ये होता है जब आपके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुई है, क्रेडिट इन द अकाउंट, अमाउंट क्रेडिट हुई है किसके? अब 10 जो आपका डिडक्टर है वो किसको अमाउंट देगा अकाउंट में? ऑनर को मिलेगा, रेंट क्रेडिट करेगा उसके अकाउंट में, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में, या उसको जो वो पेमेंट कर रहा है चेक से, कैश कर रहा है, किसी ECS इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहा है, जो दोनों में से पहले करेगा उस टाइम में TDS काटा जाएगा। लेकिन अब हम देखो यहाँ पे जितना अमाउंट की बात हो रही है ना, ये जो अमाउंट है ये 2,40,000 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब वैसे तो साल का पूरा 12 महीने का लगाओ तो 4,80,000 बन रहा है, लेकिन स्टार्ट कब से किया? सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 7 महीने हो गई। 7 महीने इसको, अब उसका टोटल अमाउंट देखो, ये 40,000 हो गया 7 मंथ का, तो ये 2,80,000 हो रहा है, तो इस पर TDS कटेगा। अगर ये सितंबर की जगह दिसंबर होता, ठीक है, अगर ये दिसंबर होता तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो ये 4 मंथ्स होते, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मंथ्स का देखिए अब, तो ये बन गया 1,60,000, तो ये 2,40,000 से कम है, तो यहाँ TDS नहीं कटे। कहने का मतलब ये है कि भले ही पूरे साल का अगर हम पर मंथ के हिसाब से देखें, ये जो रेंट है ये 4,80,000 बन रहा है 2,40,000 से ज़्यादा, लेकिन हम देखेंगे कि कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, कितना अमाउंट पेमेंट हुआ है। दिसंबर से उन्होंने लिया है रेंट पे, तो 4 महीने का कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, कितना अमाउंट पे हुआ है, उसके हिसाब से TDS लगेगा। तो जो प्रीवियस ईयर, अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर 21-22 में
दिसंबर में रेंट पे लिया है तो दिसंबर से मार्च तक एक प्रीवियस ईयर हो गया, तो यहाँ पे ये वैसे तो 4,80,000 बन रहा है, लेकिन इसके हिसाब से जो ये है 1,60,000 बन रहा है, तो इस पर TDS नहीं कटेगा। लेकिन अगले साल भी उन्होंने अगर वो मतलब प्रीवियस ईयर 22, जब 23 की बात आएगी प्रीवियस ईयर की, उस साल तो अप्रैल से स्टार्ट होगा, तब इस पर 40,000 पूरे साल वो रखेंगे अपने पास, 4,80,000, तब TDS कटेगा। मतलब ये नहीं देखा जाएगा, अगर आपको ये बोला जाए कि किसी ने रेंट पे बिल्डिंग ली है दिसंबर से 2021 से, उसमें बिल्डिंग का रेंट कितना है और प्लांट और मशीनरी का ये 20,000 और 20,000 है, तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं देखोगे कि 40,000 गुना 12 4,80,000 TDS कट जाएगा, नहीं। आप देखोगे दिसंबर से अगले साल मार्च तक कितने महीने हैं, 40,000 इंटू 4 महीने बन रहे हैं, तो 1,60,000 है, तो इस पर TDS नहीं कटेगा, ऐसे देखा जाता है। ठीक है, तो ये है इसमें, ये रेंट में TDS कैसे लगेगा। मान लो कोई बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग के जॉइंट ऑनर हैं, 2 भाई हैं, दोनों भाइयों के नाम बिल्डिंग है, तो उनको बोलते हैं को ओनर हैं वो उस बिल्डिंग के। ठीक है, ये है एक बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में 2 ओनर हैं इसके, मिस्टर X और मिस्टर Y। तब कैसे अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी। सपोज़ कीजिए अमाउंट है 23,000 के हिसाब से रेंट है पर मंथ, 12 महीने। वो 1 अप्रैल से उन्होंने रेंट पे ले लिया है, तो ये 3,60,000 का रेंट हो गया। जो ओनर है वो को ओनर है, मतलब 2 ओनर है इस बिल्डिंग के। अब अगर रेंट बांटा जाएगा तो 1,80,000 एक को जाएगा और 1,80,000 एक को, मिस्टर X को जाएगा 1,80,000 और मिस्टर Y को जाएगा 1,80,000। मतलब जब रेंट की बात करें और उसमें कोनर हो, तो हम पर कोनर देखेंगे कि पर कोनर 2,40,000 से ज़्यादा आना चाहिए, तभी TDS बिल्डिंग का कटेगा। यहाँ 1,80,000 है, मतलब ये 2,40,000 से कम है, तो इस पर TDS नहीं कटेगा, मतलब पर ओनर देखा जाएगा। वैसे तो पूरी बिल्डिंग का रेंट 3,60,000 है, TDS कटना चाहिए, लेकिन जब वो रेंट क्रेडिट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहा है टेनेंट मिस्टर X और मिस्टर Y के अकाउंट में, तो 1,80 जा रहा है, तो 2,40,000 से कम है, तो इस पर TDS नहीं कटेगा। मतलब अगर 2 कोनर हैं तो पर कोनर के हेड में कितना है, अगर वो 2,40,000 से कम है तो TDS नहीं कटेगा, राइट। तो ये है ओनर का। ठीक है, TDS कब डिडक्ट होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट इन द अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा तभी TDS कटेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये है रेंट, 2,40,000 से ऊपर होगा तभी 10% और 2% की रेट हो गई, और कैसे कटेगा। फिर होता है कि जो हम रेंट की बात कर रहे हैं, रेंट में एक तरीके से स्पेस दिया जाता है, आपको स्पेस दिया जाता है टेनेंट को यूज़ करने के लिए, राइट। अब देखिए, जैसे अगर वो कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज कौन लेता है, कोल्ड स्टोरेज वो पर्सन लेंगे जिनके पास ऐसी कमोडिटी है जो पेरिशेबल है नेचर की, मतलब अगर वहाँ पे कूलिंग नहीं होगी तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कमोडिटी है, अगर वो पेरिशेबल कमोडिटी है कि अगर वहाँ उसको कोल्ड स्टोरेज में ना रखें वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेन ये नहीं देखा जा रहा कि स्पेस का रेंट दे रहे हैं, मेन है आप एक फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज की। तो क्या कोल्ड स्टोरेज का जो रेंट दिया जाता है इस पे TDS कटेगा अंडर सेक्शन 194I रेंट में? तो आंसर है कि नहीं, इसका TDS नहीं कटेगा, सेक्शन 194I में इसका TDS नहीं कटेगा। इसका TDS कटेगा अंडर सेक्शन 194C कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है 194C में TDS कटेगा, ये रेंट में कवर नहीं होता कोल्ड स्टोरेज। इसी तरीके से जो एयरलाइंस होती हैं जो अपने उसके लिए पार्किंग के लिए अपने प्लेन के, अपने एयरक्राफ्ट के पार्किंग का लेती हैं, जो उनको पे करती हैं पार्किंग के लिए, जो एयरलाइंस होती हैं, एयरलाइंस जो होती हैं वो जो पार्किंग का रेंट देती हैं जो अपने एयरक्राफ्ट के लिए, क्या वो भी सेक्शन 194I में कवर है? तो इसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पार्किंग का ही नहीं लेते हैं, स्पेस नहीं लेते हैं, वो फैसिलिटी भी लेते हैं,
इसीलिए सेक्शन 194C में कवर होगा और सेक्शन 194 में TDS कटेगा। कब? जहां एयरलाइंस पार्किंग एयरक्राफ्ट की पार्किंग के लिए पेमेंट कर रही हैं, वो सेक्शन 194C में कवर है, सेक्शन 194I में कवर नहीं है। इसी प्रकार से जो टावर्स होते हैं, जो ये टेलीकॉम के टावर्स होते हैं, आपने देखे होगा घरों के ऊपर लोगों के टेलीकॉम के जो टावर्स होते हैं, जो कंपनीज स्पेस लेती हैं, तो देखा गया कि जो टेलीकॉम टावर है इसमें एक बहुत बड़ी लाइक मशीनरी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ह्यूज जो है, जो मेन इन्वेस्टमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। प्लेस तो वो काफ़ी थोड़ा सा ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो इस पर कौन सा सेक्शन लगेगा? इस पर सेक्शन 194C नहीं लगेगा, इस पर सेक्शन 194I लगेगा। उसमें भी उसको माना गया है प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आएगा और उस पर TDS जो है वो 2% के हिसाब से कटेगा। तो ये है इसमें कोल्ड स्टोरेज, एयरलाइंस और टेलीकॉम टावर्स के लिए, ठीक है, जिस पे 2% के हिसाब से TDS कटेगा, राइट। तो देखते हैं हमने क्या कुछ पढ़ लिया। अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर रेंट पे जब कोई बिल्डिंग ली जाती है तो एडवांस रेंट दिया जाता है। एक होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, ठीक है, मतलब ये एक तरीके की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जो रिफंडेबल होती है, ठीक है। एक होता है आपका एडवांस रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक होती है नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, ठीक है। एक होता है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वैसे तो रिफंडेबल है, लेकिन आपको रिफ़ंड नहीं की गई, वो एडजस्ट कर लिया गया, तो कब कब TDS कटेगा? एडवांस रेंट है, रेंट दिया है एडवांस में, हमने कहा था ना एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पहले एडवांस पेमेंट कर दी तो यहाँ पे TDS कटेगा सेक्शन 194I में। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो रिफंडेबल है, ये रेंट नहीं माना जा रहा है, इस पर TDS नहीं कटेगा। जो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है जिसको वो रिफ़ंड नहीं करेंगे, इस पर TDS कटेगा। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जब आप उसको वैसे तो ये रिफंडेबल है, इस पर TDS नहीं कटेगा। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्ट कर रहे हैं बाद में रेंट में, तो इस पर TDS कटेगा, क्योंकि इसको रेंट मान लिया जाएगा, ना कि सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये है इसका ये भी मैंने बता दिया था आपको। जो कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज पे जो है वो TDS यहाँ पे नहीं कटेगा, उसमें TDS कटेगा सेक्शन 194C में TDS कटेगा। फिर मैंने आपको टेलीकॉम टावर के बारे में बताया था, इस पे TDS कट जाएगा सेक्शन 194I में, लेकिन वो माना जाएगा एट द रेट ऑफ 2%, मतलब प्लांट एंड मशीनरी के केस में आएगा, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज आ गया, टेलीकॉम टावर आ गया, और क्या बचा आपका? और मैंने बताया था एयरलाइंस जो लैंडिंग का और पार्किंग का जो पेमेंट करती हैं वो यहाँ पे TDS सेक्शन 194I में TDS नहीं कटेगा, उसका TDS कटेगा सेक्शन 194C में, उसका TDS कटेगा। तो ये है सारा आपका सेक्शन 194I TDS ऑन रेंट एंड इस ओवर एयर। बस यही है कि रेंट की अमाउंट अगर एग्जैक्ट 2,40,000 है TDS नहीं कटेगा, 2,40,00,000 से ज़्यादा है तभी TDS कटेगा। थैंक यू।